दोस्तों नमस्ते, मैं हूं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज़ हिंदी में। एक शेर जो गज़ल, माफ़ कीजिएगा, एक गज़ल जो जगजीत सिंह ने गाई है, शायद वो मुझे बहुत याद आ रही है, क्योंकि इस विषय पर जरा देर कर मैं बोल रहा हूं। जिस्म की बात नहीं थी उनके, दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। ठीक वैसी ही बात मेरे मन में आ रही है। मजहब की बात नहीं थी उनके, मकसद तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। अब किसी विषय पर से पर्दा उठाना हो तो पर्दा उठाने के बाद अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, ये तो समझ में आना चाहिए ना। इसीलिए पर्दे में रखी हुई बात मैं आपके सामने थोड़ा सा सर्च करके लेके आ रहा हूं। आप तो जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में आजकल जो विषय था कर्नाटका के एक उडुपी शहर का, उसकी चर्चा आजकल पूरे भारत में हो रही है। संसद भी उसके चर्चाओं से, आवाज से गूंज रही है। महाराष्ट्र में भी उसकी आवाज गूंज रही है। उसी विषय पर आपसे मैं बात करने आया हूं। हिजाब के बारे में या पर्दे के बारे में जब भी कोई चीज हुई है तो उसकी देश भर में चर्चा हुई है। हिंदुत्ववादियों को उसके आड़ में बदनाम किया जाता है। अब इन बुर्का वालों का, पर्दा वालों का, हिजाब वालों का संबंध देश की एंटी नेशनल ताकतों से है, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। लेकिन इसकी मदद के लिए आई बीबीसी। पहले मैं आपको बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू की वो तस्वीर दिखाता हूं, जिसमें साफ तौर पर वो लड़की कहती है कि हमारा किसी भी संगठन के साथ संबंध नहीं है पहले से। खास करके सीएफआई और पीएफआई की बात है। वो आपको इंटरव्यू में दिखेगा, वहां वर्ड दिखेंगे, देख रहे हैं आप कि मेरा सीएफआई के साथ कोई भी संबंध नहीं है। और वो लड़की ये भी कहती है कि जब कॉलेज में मुझे बुरखे के कारण प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, तब मेरी सीएफआई ने मदद की थी। अब जब सीएफआई से इन लोगों का कोई संबंध नहीं है, ये बात बताने को बीबीसी को जरूरी क्यों लगा? यही एक बात मन में रखकर इसके बारे में रिसर्च किया तो कुछ और ही बातें सामने आई। अब जिन लड़कियों ने कोर्ट में इसके खिलाफ एक केस दायर किया है, वो जरा कौन कौन है समझ लीजिए। एक तो है मुस्कान जैनब, दूसरी है अलिया अजदी, तीसरी है अलमस और चौथी है आयशा। मुस्कान, आयशा, अलिया और अलमस, ये चार लड़कियों ने पिटीशन दायर किया है हाई कोर्ट में कर्नाटका के। अब ये चार लड़कियां जो हिजाब के लिए, बुरखे के लिए लड़ रही है, इनका मकसद है कि हिजाब के साथ हमें कॉलेज के प्रीमाइसेस में एंट्री मिलनी चाहिए। अब कौन कौन सा ड्रेस पहने, इसके ऊपर बंदिश लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी कहता हूं कि चाहे आप बिकनी पहन के जाओ, क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी निकल जाओ। लेकिन किसी स्कूल में या किसी प्रीमाइसेस में अगर उनके ड्रेस कोड है तो उसको फॉलो करना चाहिए। बस इतनी सी बात है। आपको हिजाब पहनने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। इसमें और एक बात है, ये चारों लड़कियां अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में बिना हिजाब के भिन्न भिन्न स्थानों पर पाई गई है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो 24 आवर जब भी सोशल में रहती है तब हिजाब पहन कर आती है, ऐसा भी नहीं पाया गया है। और ये बात ये लड़कियां आजकल में, मतलब 2022 के आरंभ में क्यों उठा रही है, यही एक सवाल मन में है। चलो, सवाल कौन सा, कब उठाना चाहिए, कब मसला उठाना चाहिए, वो हर एक का अधिकार है। लेकिन ये लड़की मेरा संबंध सीएफआई और पीएफआई से नहीं है ऐसा क्यों बोल रही है? क्या है ये सीएफआई और पीएफआई, क्या संबंध है या नहीं है, ये हमें देखना होगा। चलो जान लेते हैं। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, CFI, ये जो एक संगठन है,
वो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ये विद्यार्थियों का संगठन है, मुस्लिम विद्यार्थियों का संगठन है। नाम से तो मुस्लिम नहीं लगता है, लेकिन ये मुस्लिम विद्यार्थियों का संगठन है। अब इसी संगठन का संबंध है पीएफआई के साथ, क्योंकि ये पीएफआई की ही यूथ इकाई है। कैंपस मतलब कॉलेज कैंपस। अब ये पीएफआई क्या है? ये है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो संगठन है, उसकी स्थापना 22 नवंबर 2006 को की गई है। अब ये पॉपुलर फ्रंट कब स्थापन हुआ? जब सिमी, जो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसके ऊपर देश में बैन लगाया गया। सिमी के आतंकवादी कृत्यों में सहभागी होने के आशंका के कारण सिमी पर जब बैन लगवाया गया, तब पीएफआई की स्थापना की गई। अब ये पीएफआई जो है, ये भी लगभग गुंडाई पर चलने वाला संगठन है। ये पीएफआई का, जो भी लोग पीएफआई में काम करते हैं ना, मैं आपको बता दूं कि 2003 में, मतलब संगठन स्थापन होने से पहले, कोझिकोडे, केरल के कोझिकोडे गांव में जो हत्याकांड हुआ था, उसमें यही लोग थे, ये पीएफआई के ही लोग थे जिन्होंने हत्या करवाई थी। 2013 में बहुत बढ़िया शस्त्र प्रशिक्षण लिया गया था, और यह शस्त्र प्रशिक्षण आरएसएस वाला, लाठी काठी वाला जैसा नहीं था। मतलब शस्त्र प्रशिक्षण को, आरएसएस को भी शस्त्र प्रशिक्षण कहा जाता है, जिसमें लाठी चलाने का, नियुद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता है, लाठी का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे वाला वो शस्त्र प्रशिक्षण नहीं था, वो भयंकर अग्निअस्त्र वाला शस्त्र प्रशिक्षण था। अब इसको कहते हैं कि आत्म सुरक्षा के लिए, व्यक्तिमत्व विकास के लिए लिया गया था। ठीक है, वो बाकी उनके जो सफाई में कहना है वो कहेंगे। 2011 में एसबीआरआर महाजन कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स का अपहरण किया गया था। करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई थी, और यह फिरौती ना देने के कारण अपहृत विद्यार्थियों का खून भी किया गया था। अब ऐसे मसलों में शामिल पीएफआई के लोग, जो अपनी स्टूडेंट की इकाई स्थापन करते हैं, जिसका नाम देते हैं सीएफआई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। अब ये सीएफआई और पीएफआई मिलकर बहुत बड़े कांड करते हैं। आपको मैं बता दूं कि हाथरस की घटना के बाद जो भी देश में दंगा फैलाने का काम हुआ, उसमें इन्हीं के नेता गिरफ्तार हुए हैं। आगे आगे मैं आपको वो बातें बताता जाऊंगा। अब जान लीजिए कि ये लड़कियां बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में हमारा संबंध सीएफआई या पीएफआई के साथ नहीं है, ऐसा क्यों कहती है, और बीबीसी इसका संबंध नहीं होने की बात जोर शोर से क्यों बताता है। यही जान लेने के बाद इन लड़कियों के सोशल अकाउंट की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्या सच में संबंध नहीं था? ये लड़कियां 4 है, फिर से नाम बताता हूं। एक है मुस्कान जैनब, दूसरी है आयशा, तीसरी है अलिया असदी, और चौथी है अलमस, AH अलमस इसका नाम है। अब ये लड़कियां बार बार जो ट्वीट कर रही है, सोशल मीडिया पे जो कुछ भी बोल रही है, वो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका रिलेशन पीएफआई और सीएफआई के साथ है। मैं कुछ ट्वीट अकाउंट आपको दिखा रहा हूं, जिनके नाम और उनके अकाउंट में उनके सीएफआई के साथ संबंध होना आपको समझ आ जाएगा। ये कुछ ट्वीट अकाउंट्स आप देख लीजिए। मैं आपको ये जरा धीरे से दिखाने की कोशिश करूंगा। जो रेड में है वो कहां के प्रेसिडेंट है, ये भी आपको देखने को मिलेगा, और ट्विटर जो चलाते हैं उनका भी नाम आपको देखने को मिलेगा। चलो 1 2 3 हमने देख लिए। अब देखते हैं कि ये क्या प्रोपोगंडा चला रहे हैं, क्या चीज ट्वीट कर रहे हैं, इनको रिट्वीट कौन कर रहा है, टैग उनके जो किए जाते हैं, हैशटैग जो किए जाते हैं, वो हैशटैग को कौन चला रहा है, कौन इसको वायरल करने की कोशिश कर रहा है। जरा पिछले साल से समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि संबंध है कि नहीं। 1 नवंबर 2021 का आप ट्वीट देखिए, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा धोरण के बारे में बोला गया है। अब ये राष्ट्रीय शिक्षा धोरण के ट्वीट के आप टैग भी देख लीजिए कि किसने किया है, किसने रिट्वीट किया है, ये भी आपको देखने को मिलेगा।
आगे 8 नवंबर 2021 में बाबरी पतन की बात है, बाबरी डिमोलिशन की बात है। उस विषय पर ये लड़कियां क्या करती है, क्या कहती है, ये भी आप देख लीजिए। मतलब 2021 के नवंबर से ये शुरुआत हो रही है जब लड़कियां इसके बारे में बात कर रही है। वही सेम टैगलाइंस, वही सेम हैशटैग, वही सेम बातें जो सीएफआई और पीएफआई वाले बोल रहे हैं और जो प्रोपोगंडा चला फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। 11 नवंबर 2021 का भी ये ट्वीट देख लीजिए। बाद में 21 नवंबर 2021 का सेव कर्नाटका फ्रॉम फैसिस्ट, ये भी आप, ये जो हैशटैग है ये भी देख लीजिए। कर्नाटका को फैसिस्ट लोगों से बचाना है, ये वाला पीएफआई के सीएफआई के लोगों ने चलवाया था। यही लड़कियां उसको रीट्वीट कर रही है, उसको फैला रही है। अजान एक बेहतरीन आवाज, ये बात चलाई थी इसी सीएफआई के पदाधिकारी ने। पहले वो ट्वीट देख लीजिए। अब अजान ये बेहतरीन आवाज वाला ट्वीट इन्हीं लड़कियों ने बाद में उसको आगे फैलाया और वो भी आप देख लीजिए। अब आती है बात रऊफ शरीफ की। अब ये रऊफ शरीफ कौन है? रऊफ शरीफ का अकाउंट भी आप देख लीजिए। आप गूगल कर लोगे तो रऊफ शरीफ के बारे में हाथरस से जुड़े सारे मामले आपके सामने आ जाएंगे। हाथरस कांड के बाद देश में दंगा फैलाने का काम जिस रऊफ शरीफ ने किया है उसको मथुरा के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब जो मथुरा के पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद न्यायालयीन हिरासत में पिछले सालों से है, 1 साल से है, वो रऊफ को छुड़ाने के लिए सीएफआई कुछ कैंपेन चलवाए, ये तो लाजमी है, ये तो होना ही है, उसके संगठन वाले हैं वो चलाएंगे। लेकिन ये लड़कियां भी, मतलब ये 4 लड़कियां जो है उन्होंने कोर्ट गई है इसके लिए, अपने बुरखे के लिए, अपने हिजाब के लिए जो कोर्ट गई है, उसने पिटीशन फाइल करके रखा है, वो लड़कियां भी इसी में शामिल है। मतलब आप नवंबर से लेकर दिसंबर तक आप देखते रहते हो तो रऊफ शरीफ के लिए झगड़ने वाली ये लड़कियां जो बीबीसी के इंटरव्यू में बोलती है कि ना बाबा हमारा सीएफआई पीएफआई के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन पिछले साल के नवंबर से 2-3 महीने से इनका रिलेशन साफ दिखाई दे रहा है। क्या मतलब है इस बात का? इनके रिलेशन रऊफ शरीफ से है, इनके रिलेशन अतिकुर रहमान से है, इनके रिलेशन अलम सिद्दीकी से है, इनके रिलेशन मसूद से है, एमएस साजिद से है। एमएस साजिद जो प्रेसिडेंट कैंपस है, इसका कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट है। अतउल पुंजकल्लकट्टे के साथ है जो स्टेट प्रेसिडेंट है, इसी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का पीएफआई से जुड़ा हुआ है। ये अतउल्ला पुंजलकट्टे एमएस साजिद के ट्वीट बार बार रीट्वीट करने वाली, उन्हीं के हैशटैग चलाने वाली ये लड़कियां बीबीसी के इंटरव्यू में खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए बोलती है कि ना बाबा हमारा तो कोई रिलेशन था ही नहीं। ये जो बात है ना दोस्तों, ये जो बात है ये आपको समझ लेनी चाहिए। पीएफआई की स्थापना ही हिंदुत्व के विरोध के लिए की गई है, बस, बाकी कोई स्थापना का विशेष कारण नहीं है। जितने भी आंदोलन पीएफआई ने किए हैं वो हिंदुत्व के विरोध के लिए किए हैं। यहां तक माना जाता है कि इनको बाहरी देश से भी पैसा, समर्थन, सब कुछ मिलता है। देश में ऐसे दंगे फैलाओ, ऐसी चीजें फैलाओ कि जिसके कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच कड़वाहट पैदा हो, यही इनका काम है। लोग एक दूसरे में भिड़ पड़े, यही उनका एजेंडा है और यही एजेंडा वो सोशल मीडिया पर चलाते हैं। और यहां की राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों का समर्थन करने के लिए ऐसी देश विघातक ताकतों को अपना समर्थन देती है। जब ये लड़कियां बीबीसी के इंटरव्यू में कह रही थी ना कि हमारा सीएफआई के साथ कोई संबंध नहीं है, तभी मन में क्लिक हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो चक्कर है, इनका सीएफआई के साथ रिलेशन है ही है। सीएफआई पीएफआई जैसे संगठन इस देश में हिंदू मुसलमानों के बीच कैसी कड़वाहट पैदा हो, यही देख रहे हैं। और बीबीसी का था काम ही है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, आप तो जानते हैं, फोड़ो, जोड़ो, तोड़ो, फोड़ो और अपना राज चलाओ। जोड़ो का काम ही नहीं होता है, तोड़ो, फोड़ो और राज चलाओ।
ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आई थी, उन्होंने इसी तरह इस देश में झगड़े लगवाए। ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन भी इसी तरह का काम कर रहा है। बस इनको यही साबित करना है कि लड़कियां बेगुनाह हैं, वो तो बेचारी है, बेचारी कितनी अच्छा काम करती है, धर्म के हिसाब से रहती है, यही तो बताना है। अगर इतना ही हिजाब इन लड़कियों को प्यारा है तो कॉलेज में अन्य फंक्शंस में ये बिना हिजाब के क्यों दिखती है? बाकी सारे समारोह में बिना हिजाब के दिखती है, लेकिन जब मुद्दा आता है, जब कोई बोलता है कि बिना हिजाब के आओ, तो आपको हिजाब के ऊपर प्यार क्यों बढ़ता है? परिणाम आपको बता दूं, आज ही एक न्यूज आई है महाराष्ट्र में कि हिजाब के खपत कितनी बढ़ चुकी है, कई फीसदी बढ़ चुकी है। अब यही एक बात फैलाना और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में कड़वाहट पैदा करना, यही इनका मकसद था। देश को तोड़ने के लिए यह कैंपेन चलाया गया, क्योंकि जब वो लड़की है ना, वो अल्लाहू अकबर का नारा देकर बच्चों के सामने बड़ी निडरता से पेश आती है, उसका वीडियो मैंने भी बनाया था पहले कि वो तो सोची समझी साजिश थी यार, एक अच्छा कैमरा लेके बनाई हुई स्टोरी थी। लड़की के ऊपर फोकस था कैमरा, वो आती है, नारे देती है, निकल जाती है, कॉलेज में जाती है और वही बात फैल जाती है। ये सूत्रबद्ध षड्यंत्र है। यही बात मैंने मराठी के वीडियो में समझाने की कोशिश की थी। अब जो चीज आपके सामने आई है वही रख रहा हूं। अब आपको निर्णय करना है, ये सच में धार्मिक विषय था, धार्मिक आस्था का विषय था, या सोची समझी साजिश जो देश को तोड़ने वाली ताकतों ने की हुई थी। नमस्ते।